बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। कश्मीर में इस वक्त तक तकरीबन 67 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, जामे शहादत नोश हो चुकी है। उनको क्या क्या तफसीलात हैं, कौन कौन लोग इस वक्त शहीद हुए और कश्मीर के इस वक्त हालात क्या हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त कश्मीर के लिए एहतजाज फूट पड़े। इस्लामाबाद, पिशावर और नाज़रीन इकराम लाहौर के अंदर तलबा जो हैं, स्पेशली जो जेन ज़ी है, वो कश्मीर के मौक़िफ़ के लिए निकल चुकी है। पहली मरतबा ये कौम जो है किसी एक मौक़िफ़ के पीछे, बगैर किसी पार्टी लीडरशिप के, बगैर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, इस वक्त जेन ज़ी जो है वो निकलने वाली है। तफसीलात है क्या, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात हुई और इस बैक वक्त मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी की भी इस्लामाबाद में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई और इस मुलाकात का हवाल क्या है, क्या तफसीलात हमारे सामने आई हैं, सारी चीजें इस वक्त आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त का प्लान पंजाब के अंदर क्या है। मीनारे पाकिस्तान के बाद अब रावलपिंडी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी है। क्या चीजें हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बताएंगे कि बड़े ऐवानों के अंदर इस वक्त आसिफ अली जरदारी की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। आसिफ अली जरदारी को मुख्तदरा की तरफ से घर जाने का ऑर्डर आ चुका है। मामलात इस वक्त क्या चल रहे हैं, तमाम चीजें वन बाय वन आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मुराद सईद साहब के पैगाम। मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर 3 साल इमरान खान को बदतरीन कैद में डालकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो आग लगा दी है, कोयटा से कश्मीर तक, इस्लामाबाद से मुरीद के तक, जिसे अपने ही लोगों पर इन्होंने हिफाजत के लिए मुहैया की गई बंदूकों से, इन्हीं के पैसों से खरीदी गई गोलियों से, इन्हीं का खून बहाकर इन्हीं के देश को लहू लुहान किया जा रहा है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक को अपने मकसद के हसूल के लिए आग के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि रजीम चेंज की साजिश सिर्फ इमरान खान को हटाने की साजिश नहीं थी, यह मुल्क तोड़ने का सौदा था। उसके बाद वो जिन शख्स का नाम लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, वो लिखते हैं कि आसिम मुनीर साहब और इसके मातहत टोले ने पाकिस्तान को जिस आग में झोंक दिया है, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना होगा। हमने एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करना है या एक होकर और मुत्तहद होकर इस इनफरादियत से निजात के लिए तकद्दो करनी है। शायद हमारे पास ऐसा करने के लिए ज्यादा वक्त ना बचा हो। मुराद सईद साहब इसमें वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, ये सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने की साजिश अब नजर नहीं आती, ये साजिश नजर आती है पाकिस्तान को तोड़ने की। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ ये सामने आता है कि जो इस वक्त आग कश्मीर से लेके कोयटा और इस्लामाबाद से लेके मुरीद के में लगी, यानी कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनका कत्लेआम किया गया और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। 17 से 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए और यहां पर जब वो शहीद हुए तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो एक पॉलिटिकल जमात के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद बारी आई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, वो जो फलस्तीन के लिए निकले उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर हम खामोश रहे। हमने कहा कि ये तो मजहबी जमात है, इंतहा पसंद गिरोह है, इसके बारे में क्या बात करें। और अब कश्मीर के ऊपर ये बारी आ चुकी है। मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह के खून हुए और यही जो कत्ले आम था बलूचिस्तान में सदियों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हम इस सब के ऊपर खामोश हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, कश्मीर के ऊपर अगर हम चलें तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जो वियन न्यूज है उसके मुताबिक तकरीबन 67 कश्मीरियों की शहादत रिपोर्ट हुई है और इसके बाद अल जजीरा भी इसी बात को रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन भी 20 से 25 लोगों के जो कत्ल का दावा अल जजीरा ने भी किया। अब यहां पे बड़ी मजे की बात आप देखें, जो लोग हिंदुस्तान के एहतजाज पर बगले बचाते थे कि बच्चों को डंडा पड़ गया, बड़ा जुल्म हो गया, आज वो अपने शहरियों की कत्ले आम पर खामोश हैं। रऊफ कलासरा साहब खामोश हैं, यहां पर लोंडा लपाड़ा जी खामोश हैं, यहां पर सैयद मुजम्मिल जो बिहाड़ी का इंटेलेक्चुअल है वो खामोश है, यहां पर जितने भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पुष्पना सहाफी हैं वो इसी बात पे लग चुके हैं कि ये तो रॉ का जो है ना एजेंडा है। देखिए, हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान में जब भी आपने किसी एहतजाज को मुतनाज़ा बनाना हो तो आप ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है, ताकि आप उस पूरे मामले को मुतनाज़ा बनाते हैं। अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, मोदी सरकार ने यही किया कि सारे उस मामले को कहा कि जी वो पाकिस्तान का प्रोटेस्ट है। और जब पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट होता है, जब आपके पास दलाइल ना हो, जब आपके पास मौक़िफ़ अख्तियार करना ना हो, जब आप अपनी ताकत निभा रहे हो, तो आपके पास आज आके सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि इनको रॉ का एजेंडा बोलना या हिंदुस्तान का एजेंडा बोलना। देखिए, हिंदुस्तान के एजेंडे में क्या क्या चीजें आती हैं। रोटी मांगना हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के एजेंडे में, कपड़े मांगना हिंदुस्तान के एजेंडे में, अपने हकूक मांगना हिंदुस्तान के एजेंडे में, वोट का तहफ्फुज़ मांगना कि वोट हमारा है, ये हिंदुस्तान के एजेंडे में, टीएल पे एहतजाज करने के निकले, हिंदुस्तान का एजेंडा है। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए निकले, हिंदुस्तान का एजेंडा है। बलोची एहतजाज करने के लिए निकले, हिंदुस्तान का एजेंडा है। खैबर पख्तूनख्वा वाले एहतजाज करने के लिए निकले, पश्तून मूवमेंट एहतजाज करने के लिए निकले, तो जनाब ये हिंदुस्तान का एजेंडा है। यहां पर लिबरल्स जो है वो एहतजाज करने के लिए निकले, जनाब हिंदुस्तान का एजेंडा है। यहां पर अपने हकूक मांगने के लिए लेफ्ट की पॉलिटिक्स पे हकूक खल्क पार्टी निकले, तो ये हिंदुस्तान का एजेंडा है। कुल मिला के तमाम चीजें जो है हिंदुस्तान के एजेंडे पर आती हैं। पाकिस्तानी एजेंडा क्या है, ये आज तक 75 सालों में हम नहीं समझ पाए। 75 सालों में हमने ये तो समझा कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंडा है क्या, ये हमें नहीं पता लगा। देखिए, ये अवाम आपकी अपनी अवाम है। इनका हल ये नहीं है कि आप पीटीआई वालों को भी गोलियां मार दें, यहां पर आप टीएलपी वालों को भी गोलियां मार दें, यहां पर आप जो है ना कश्मीरियों को भी गोलियां मार दें। हल इसका नहीं है ये। देखें अब हो क्या रहा है। पहली मर्तबा ना मुझे अपनी पाकिस्तानी कौम पे फख्र महसूस हो रहा है। आज मेरी कौम जो है बगैर किसी पॉलिटिकल जमात के, बगैर किसी के कहने पर आज मुकम्मल तौर पर एक बयानिए के ऊपर खड़े हो चुके हैं, और सारी जो जेंजी है वो एक मौक़िफ़ लेकर खड़ी हुई है। देखिए, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो दिखाना बड़ा जरूरी है। आप जरा देखिए इन वीडियोस को और देखें कि इस वक्त किस तरह से जो हमारी कौम है वो एकजुट होकर खड़ी हो चुकी है कश्मीर के मौके पर। उन्होंने बताया कि हम कश्मीरियों आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानियों कसम खा के कह रहा हूं कि ये वो लम्हा है जहां हमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए यूनाइट होना होगा। उस यूनिटी का सबसे पहला मिशन है इनको बाइकआउट करना। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट दिखाने में ये सबसे आगे थे, लेकिन अपने मुल्क में जो गजा बनाया जा रहा है, अपने मुल्क में गोलियां मुंह पे मारी जा रही लोगों को, ये वो चीज नहीं दिखा रहे। पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता आपको ये मुनाफिकत मत करना। कश्मीर में इस वक्त टोटली ब्लैकआउट हुआ है, किसी को खबर नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पे हो क्या रहा है। इवन मुझ जैसे बंदे को नहीं पता जो कि इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव होता है, उसको भी नहीं पता। लोगों ने मैसेज करके दिखाया मुझे। कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे सिविलियंस पे हो गया हमला। अब मैंने बोला क्यों है भाई, मैं चेक करता हूँ, तो मैंने सुना कि वो टेररिस्ट हैं इसलिए उन पे हमला हुआ है। मैंने सोचा शायद कुछ तो हरकत की होगी उन लोगों ने, प्रोटेस्ट जाके इनका देखता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। मैंने प्रोटेस्ट खोल के देखा तो मैं हैरान। मैंने बोला इतना पीसफुल प्रोटेस्ट यार, इतना पीसफुल तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब औरतें टेंट लगा के अलग खड़ी हुई हैं, मर्द अलग खड़े हुए हैं, और इतने तमीज से सब खड़े हुए हैं, इतने तरीके से नारे लगा रहे हैं, उतने तमीज से सब कुछ। इवन छोटे छोटे बच्चों ने उस प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं यार। भारतीय सरकार ने एहतजाजियों पर हवा बोल दिया। मोदी ने मुजाहिरीन के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 2 दिन कबल तक ये सारी कवरेज देने वाला हमारा आज मीडिया किधर चला गया। अमीर मनाई का शेर खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, सारे जहां का दर्द हमारे मीडिया के जिगर में। अफगानिस्तान में किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाने दिया गया, इंडिया में किसी बच्चे का पेपर लीक हो गया, या किसी जंगल का कुत्ता भी मर गया, हमारा मीडिया उसे कवरेज देता है। लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, हमारे मीडिया ने उसे जीरो कवरेज की, और जो कुछ खबरों में दिखाया गया वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स। एक दिन भी ये सब कुछ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जाए तो हमारे जो सारे मीडिया चैनल्स हैं ये अपने लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट करके शो बनाते। पाकिस्तान आखिर इतना हार्ड स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? किसी भी मसले पर अवाम को इश्तिहाल दिलवाना या उनके ऊपर तशद्दुद करना, ये किसी भी मसले का हल नहीं होता। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल 1947 की हिजरत। 10 लाख मुसलमान इस हिजरत के दौरान शहीद कर दिए गए। कश्मीर में तकरीबन 35 बंदा शहीद हो गए। जिस अवाम के टैक्स के पैसों से गोलियां खरीदी जा रही हैं, उसी अवाम पे चलाई जा रही है। पहले इंटरनेट बंद कर देते हो, अब वीडियो सामने आई है तो पता चला गोलियां चल रही हैं। हम यहाँ पे लाठी चार्ज पे भी मजम्मत करते हैं, उन लोगों पे गोलियां चलाई जा रही है। गद्दार हैं, मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं। कश्मीर जाहिल लोग हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, गद्दार हैं। कश्मीरी कितने मुफ्तखोर लोग, ना शुक्रिया मेरे ना शुक्रिया, गद्दार हैं, मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क तोड़ना। सब लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं, मुल्क तोड़ना कोई इसलिए है कश्मीर के अंदर, और दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी आई है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, कश्मीर के अंदर दोबारा ओपन फायरिंग की गई है, जिसके अंदर जो पासवर्ड्स पाए थे बता रहे हैं उनको भी गोली लगी है। बट अगेन यू कैन नेवर बी श्योर कि चल क्या रहेगा। आप स्टेट से पूछेंगे वो तो कहते हैं सभी क्वेश्चनेबल हो गए हैं। This is how the state treats us. This is what happens जब हम 5-6 सूबों में से कोई एक सूबा भी उठ के अपने राइट्स की आवाज़ उठाता है, उसको दहशतगर्द बुला दिया जाता है। गोलियां तुम चलाते हो लेकिन दहशतगर्द हम हैं, लाठियां तुम मारते हो लेकिन दहशतगर्द हम हैं, हमारे टैक्स के पैसे खाते तुम हो लेकिन दहशतगर्द हम हैं। क्यों? क्योंकि हम बस तुमसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, हम बस तुमसे अपने राइट्स मांग रहे हैं। अगर इस सब के बावजूद भी कोई ऐसा इंसान है जो इस सब को सपोर्ट करता है, सो आई एम जस्ट सो सैड फॉर यू। मलाल ये नहीं कि जहालत तख्त पर बैठी है, हैरत ये है कि इल्म उसके जूते उठाए खड़ा है। अब आपने देख लिया कि थोड़ी सी लेंथी जरूर थी, लेकिन दिखाना आपको बड़ा जरूरी है कि आज पूरी कौम जो है वो एकजुट होकर खड़ी हो चुकी है, और ये बहुत जबरदस्त चीज है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो जेन जी है उसने ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आने का और वहां पे धरना देने का कश्मीरियों के लिए। फिर उसी वक्त पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, उन्होंने इस वक्त कॉल कर दिया है, जो वहां की जेन जी है पेशावर की, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो हैं इस वक्त कश्मीरियों के लिए एहतजाज करने के लिए निकल पड़े। और यहां से लाहौर के अंदर जेन जी ने प्लान कर लिया है कि हमने भी इस वक्त एहतजाज करना है कश्मीर के लिए। तो तीनों शहरों में इस वक्त एहतजाज होने जा रहा है। मेन जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में कल का दिन इस एहतजाज का मकसद किया गया है और इसमें बताया गया है कि हमने कश्मीरियों के जायज मुतालबात के लिए निकलना है। अब देखिए कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है,
सारा पाकिस्तान बगैर पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स के तमाम चीजें उसने दूर रखी और एक मौके पर वो खड़ा हो चुका है। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी इसी तरह से इत्तेहाद के साथ चलें बगैर किसी दूसरी चीज के। ये जरूरी भी है कि हम इस निजाम के खिलाफ तब तक खड़े हों जब तक हमें और हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता है। ये वो डिक्टेटरशिप है जिसको हम कभी पढ़ते थे कि हिटलर के दौर में तमाम चीजें होती थी। ये वो चीजें हैं जो किसी आमिर के दौर पे हुआ करती थी, लेकिन यहां तो आप यकीन कीजिए वेस्टर्न सिनेरियो बन चुका है। तो जेनजी इस वक्त निकल रही है और निकल के उन्होंने ऐलान किया कि हम लोग निकलेंगे, और यहां पर बैक वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है 3 मुल्कों में निकलने का। स्पेन, नॉर्वे और लंदन के अंदर ये 3 मुल्कों में कॉल दे चुके हैं और कहा इन्होंने कि जनाब हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का रुख करेंगे, एम्बेसीज का रुख करेंगे और वहां पे जाके धरने देंगे और पाकिस्तान का जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, उसके लिए हम बैठेंगे। इधर पे ना मैं थोड़ी सी सेंसिटिव बात करने लगा हूं। आप में से बहुत लोगों को इस बात की तकलीफ अगर हो तो मैं इसकी माजरत खा हूं। बड़े ही एहतराम के साथ और बड़े ही कह लें कि आप मोहतरम लहजे के साथ मैं इन तमाम उलमाओं से मुखातिब हूं जिनकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। आज मैं इन तमाम उलमा इकराम से जरा मुखातिब होना चाहता हूं, बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोग इस वक्त कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो आप नहीं देख रहे? क्या आपका ये फर्ज नहीं है कि इस जालिम निजाम के खिलाफ आप अपने लोगों को या खुद मिंबर रसूल पर बैठकर बात करें, लोगों को बताएं कि ये जुल्म हो रहा है? क्योंकि सूरह निसा आयत नंबर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 75 में अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और इन कमजोर मर्दों, औरतों और बच्चों के खातिर नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं कि ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं। अल्लाह का ये वाज़े पैगाम है। सूरह निसा इंटरनेशनल नंबरों के मुताबिक 75 ये आयत है, आप जाके देख सकते हैं। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा। तो मेरे उलमाओं से मेरा बड़ा एहतरामन ये सवाल है कि खुदारा हमारी कौम को बताइए कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है। ये मेरी इल्तिजा है उन उलमा किराम से और बड़ी ही एहतरामन मैं इनसे बात कर रहा हूं। बताइए कि इस वक्त कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर ये फर्ज होता है। लड़ नहीं सकते आप, कम से कम आप जबान का जिहाद तो कर सकते हैं। हमारे उलमाओं ने कितने कितने जिहाद किए। तो आज इन उलमाओं से सिर्फ एक ही सवाल है कि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है आपको उस पर बात करनी पड़ेगी, आपको अपने लोगों को बताना पड़ेगा। मिंबर रसूल पर बैठकर आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो इस वक्त जालिम जुल्म कर रहा है आपके ही मुल्क में। मोहतरम नाज़रीन किराम, आगे चलें तो इस वक्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो है एक बड़ी खबर आ रही है। इसमें बैक वक्त एक और खबर आई कि सुहेल अफरीदी और इमरान खान की एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। अब पहले सोशल मीडिया पर यह खबर आती है कि इमरान खान साहब की एक अहम तरीन शख्स से मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की खबर के बाद कुछ घंटे गुजरते हैं तो एक और खबर आती है कि सुहेल अफरीदी की भी किसी अहम तरीन शख्सियत से बात हुई है। अब सोशल मीडिया पे जब ये चीजें चली, गर्दिश करने लगी और आपके सवालात भी हमें आए, आपने पूछा कि जी इमरान खान की वाकई में किसी से मुलाकात हुई है, तो मेरा उन तमाम लोगों से सिर्फ सवाल ये है कि बजाय इसके कि मैं आपको एक गलत खबर दूं, आपको अगर चाहिए बड़े चैनल्स हैं आप जाके वहां पर ये खबरें देख भी सकते हैं, उन्होंने डिटेल से इसको बताया हुआ है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि क्योंकि मैं आपके सामने मुखातिब हूं कोई ऐसी आपको खबर दूं जो इस वक्त उसका सर पैर भी ना हो और एक प्रोपेगेंडे में आपको डालूं। तो मैं आपको ऐसी कोई खबर नहीं दूंगा। आप अगर देखना वो चाहते हैं तो आप जाके दूसरे चैनल्स पे देख सकते हैं, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मैं आपको झूठ पर मबनी कोई खबर दूं। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए जिन्होंने ये खबरें दी हैं कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हुई है, इसका उनको कैसे पता लगा? इमरान खान साहब तो तकरीबन 9 महीने से 10 महीने से आइसोलेशन में है। इमरान खान साहब से तो उनकी फैमिली मुलाकात नहीं कर सकती। तो अब मुझे बताइए कि ये खबर किस तरह से वैलिड हो सकती है। वहीं पर दूसरी खबर जो इस वक्त सुहेल अफरीदी से मुताल्लिक आई, तो हमने कुछ सहाफ़ियों अपने ज़राए से खबर इकट्ठी करने की कोशिश की, तो हमें यह मालूम हुआ कि सुहेल अफरीदी साहब पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो इस वक्त एहतजाज है 5 अगस्त का, उसको आप मुलतवी कर लें। यानी कि जो आपने 5 अगस्त के दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, आप उसको थोड़ा डेट को आगे बढ़ा दें। यानी कि अगर वो अक्टूबर का है तो आप नवंबर में ले जाएं, दिसंबर में ले जाएं, थोड़ा सा हमें आप वक्त दे दें ताकि हम अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ये मामला हल की तरफ ले जाएं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, सुहेल अफरीदी साहब से ये कहा जा रहा है कि आप अफ़ाम व तफ़हीम के साथ कुछ ऐसे काम करें जिसमें जो है कुछ मामलात हल हो जाएँ, कुछ चीज़ें इस वक्त निकल आएँ, तो आप इस जो लॉन्ग मार्च कॉल है उसको आगे बढ़ा दें। तो मोहतरम, मुझे नहीं लगता
کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کے کہہ لیں کہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو ایسا وہ بالکل نہیں کریں گے۔ کرنا یہی ہے کہ لانگ مارچ کی اس وقت کال آپ کے پاس آنے لگی ہے، اب یہ اکتوبر کی ہوتی ہے، سپٹمبر کی ہوتی ہے، یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کچھ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اکتوبر کی کال ہے اور کچھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سپٹمبر کی کال۔ محترم آگے چلیں تو اس وقت سلمان اکرم راجہ نے لاہور مینار پاکستان کی اجازت کے بعد اب راولپنڈی میں بھی اجازت طلب کر لی ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کے جو ہیں وہ اجازت فراہم کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ جی آپ نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور آپ حکومت سے جو ہے نا اجازت مانگ رہے ہیں، تو کبھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہم تمام قانونی دروازوں میں جا کر ہو آئیں، تاکہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ آپ اس قانونی دروازے میں نہیں گئے تھے یا فلاں دروازے میں نہیں گئے تھے۔ اس لیے تمام جو لوگ ہیں وہ ہر قانونی دروازے کو کھٹکانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب بولا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنڈی میں احتجاج کرنے کے لیے جائے گی یا لاہور میں کرے گی، اور یہ اس وقت پلان اس وقت بن رہا ہے۔ اب یہ کیا سینیریو بنتا ہے 5 اگست کو؟ پنجاب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف تو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ کال بھی دی جائے گی، لیکن پنجاب میں لوگ کیا کریں گے؟ یہ ایک چیلنج ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سامنے کچھ دنوں میں نظر بھی آئیں گی، ہم بھی آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اجازت طلب کر رہی ہے اسی حکومت سے جس کے خلاف انہوں نے احتجاج کرنا۔ آگے چلیں محترم ناظرین کرام، تو اس وقت مین خبر کی طرف اور آخری خبر کی طرف ہم آئیں گے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کیا صدارت کی کرسی کو چھوڑنے لگے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے پورا کا پورا معاملہ نہ ذرا آپ کی یہ مقدمہ جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2 جماعتوں کے ساتھ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کی تھیں، پہلی پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ آپ گلگت کے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر کامیابی سے ووٹ گین کر لیتی ہے، اور وہاں پر جو ہے نون لیگ بھی کچھ مختصر سا رولا وغیرہ ڈالتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ اگر رولا ڈالا، یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ہمارا ایک بڑا باکس بھی ہے این 130 والا وہ بھی کھل جائے گا، تو وہ زیادہ شور نہیں مچاتے۔ وہیں پر اب جو پیپلز پارٹی ہے ان کو پہلے سے یہ پتہ ہوتا ہے محترم کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ جیتے گی، اور اس پہ دھاندلی یقیناً طور پہ ہونی ہے، اور اس کے میں آگے چل کے ذرا شواہد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ خیر، لیکن پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے، اور آزاد کشمیر میں ہمیں ایک بڑا ووٹ پڑا ہے جس کو بعد میں جلایا گیا پراپرلی۔ اب پیپلز پارٹی کی جہاں تک یہ بات ہے نا، پہلے تو پیپلز پارٹی خود ڈیسائیڈ بھی کرتی ہے، اور یہ ایک نورا کشتی ہے، اور یہ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن بلاول بھٹو کی یہاں تک جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے ووٹ جلائے گئے ہیں، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، یہ کہیں نہ کہیں حد تک ٹھیک بھی ہے۔ دیکھیں نون لیگ کو نوازا گیا، یہ کوئی بھی شک و شبہ اس میں نہیں رہتا، اور مریم صاحب کی کل والی بات یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بھی کام ہوتا ہے وہ ریاست نہیں کرتی، بلاول صاحب وہ عوام فیصلہ کرتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بہترین طریقے سے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ آپ ویڈیو ذرا دیکھیں جس میں ایک شخص باقاعدہ طور پر ووٹ کو جلا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس پورے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس میں جو پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 10ویں سب سے بڑی جماعت ہے اس نے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، یعنی 2 پارٹیز کا مقابلہ تھا، ایک پاکستان مسلم لیگ نون اور ایک پیپلز پارٹی۔ تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے ووٹ جلائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن تھا جو آزاد کشمیر کا، اس نے اتنا ڈیلے ٹیکٹس اپنایا جس سے واضح ہو گیا کہ جناب کچھ نہ کچھ تو الیکشن میں چل رہا ہے۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں جس وقت یہ دھاندلی ہوئی، جس وقت یہ نون لیگ کو نوازا کیا، اسی وقت بیک وقت لوگوں پر گولیاں بھی چلائی گئی، کیونکہ ایکشن کمیٹی نے کہہ دیا تھا کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اسی وقت الیکشن میں انہوں نے ہی الیکشن کے دوران ہی لوگوں پر گولیاں چلانا شروع کر دی، جس کو ہم نے بھی آپ کو رپورٹ کیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہم شاید ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ پاکستانی فورسز ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی فوج حملہ آور ہے ہم پہ، تو انہیں شرم آنی چاہیے پاکستانی حکمرانوں کو اور پاکستانی جنرلوں کو۔ یہ ہم کشمیریوں پہ لیتے لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کشمیری یاد رکھیں گے کہ ہم پہلے ہندوستان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن پاکستان کو ہمارے ساتھ اشر کر رہا ہے، تو دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے لوگ گر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے۔ اب کسی طرح سے میڈیا کو یہ بتانا تھا کہ کوئی یہ خبر دی جائے جس کے اندر وہ سارے الجھ جائیں۔ اب وہ خبر کیا تھی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی، جس کے اوپر پورا کا پورا جو مین اسٹریم میڈیا وہ بات کرنے لگ گیا تاکہ کشمیر کے قتل عام سے لوگوں کا دھیان ہٹا سکیں۔ اب جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو اس وقت ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، جو اس وقت کہہ لیں کہ آپ کیبل جو چینلز ہوتے ہیں، پی ٹی وی ہو گیا دیکھتے ہیں، جو اے آر وائی دیکھتے ہیں، جو جیو دیکھتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہی میں نیوز چینلز کے نام دے رہا ہوں اس لیے کہ ان تمام جگہوں پہ بلاول صاحب کی اور نون لیگ کی نورا کشتی
बड़े आराम से दिखाई कि पूरे टॉक शोज पे हुए। वसीम बदामी साहब पे तो कुर्बान जाऊं, उन्होंने तो रॉ का एजेंट पकड़ लिया। मतलब कि यहाँ पे सहाफी रॉ का एजेंट पकड़ रहे हैं और जिन्होंने पकड़ना था वो क्या कर रहे हैं आप बेहतर समझते हैं। तो ये नूरा कुश्ती थी जिससे आपको कत्ले आम से ध्यान हटाना था। अब हुआ ये है कि जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनको ये कहा गया है कि आपने अब अपनी सदारत की कुर्सी से हटना है क्योंकि हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन दे दिया। ये एक पूरा एक डील का नतीजा था जो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और अब सदर के तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब को हटने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। अब यहां पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो डंडी मार गए। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी सीट से किसी सूरत नहीं हटूंगा। आजाद कश्मीर में हम इलेक्शन जीते थे, हमें आप इलेक्शन पूरा करके दें। तो सदर आसिफ अली जरदारी को यह कह दिया गया है कि अब आपने कुर्सी खाली करनी है और इस कुर्सी के ऊपर एक बड़ा ताकतवर आदमी जो है यहां पर सदर पाकिस्तान बनने के लिए जा रहा है। ये खबरें तो आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब बिहाइंड द कह लें कि कर्टन्स, पर्दे के पीछे जो सूरत हाल चल रही है वो इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट में इख्तलाफात बढ़े और पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि जो रियासत है ना वो इस वक्त नून लीग के मफादात को आगे रखी हुई है और बाद में फिर बिलावल साहब यूटर्न भी कर लेते हैं कि भाई मैं पाक फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को तो बोल ही नहीं रहा था, मैं तो रियासत को बोल रहा था। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये इस वक्त हालात चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया कि जनजी निकलने के लिए जा रही है, लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा कुछ ऐसा होने के लिए जा रहा है जिसको ना सोचा गया है ना यकीन किया गया है। बगैर किसी लीडर के इस वक्त अवाम निकलना शुरू हो चुकी है। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं कि लीडर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।